नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको मुखातिब कराते हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अमलेश्वर चतुर्वेदी जी से। सबसे पहले अमलेश्वर चतुर्वेदी जी का एमपी लाइव न्यूज में स्वागत है। आपका और आपकी पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद। अगर हम आपकी बात करें, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो नितांत आध्यात्मिक है, लेकिन आपका राजनीति की ओर आना, कैसे आप राजनीति में आए? वर्तमान की राजनीति जिस तरह की है, उस राजनीति में अपने आप को एडाप्ट कर पाना आज के समय में आप जैसे लोगों के लिए एक कठिन संघर्ष और चुनौती भरा है। अटल जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं नितांत आध्यात्मिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे पूज्य दादाजी एक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न अवतारी महापुरुष के रूप में लोगों के हृदय में स्थान पाते हैं। अतः आध्यात्मिक संस्कारों का होना और आध्यात्मिक संस्कारों का मिलना दोनों हमको जन्म से ही पालने में मिल गया। जहाँ तक विषय राजनीतिक पृष्ठभूमि का है, राजनीति में आने का, मेरा महाविद्यालयीन जीवन सन 2000 के आसपास प्रारंभ होता है और तभी से छात्र राजनीति में मैं लगातार अपनी आवाज़ को मुखर और बुलंद करता रहा। मैं सन 2001-2 में पहली बार छात्र संघ के चुनाव में, उस समय पर छात्र संघ के जो चुनाव होते थे उसमें कुछ क्लास रिप्रेजेंटेटिव चयनित होकर आते थे और कुछ समितियां गठित होती थी जिसके चेयरपर्सन छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव करते थे अप्रत्यक्ष प्रणाली से। मैं सन 2001-2 में भाषण वाद विवाद समिति बनी और उसका मैं संजय गांधी महाविद्यालय का अध्यक्ष बना और इस नाते में चुनाव में प्रत्यक्षता सामने आया। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहता चलूं कि मुझे एक दृष्टांत आज तक नहीं भूलता कि जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से पूज्य श्री गोलवलकर जी ने, गुरु जी ने कहा कि तुम्हें राजनीतिक क्षेत्र में भेजना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी राजनीति में जाने की कोई आकांक्षा नहीं है। तो गुरु जी ने उनसे कहा था कि आकांक्षा नहीं है इसीलिए भेजना चाहता हूं, यदि आकांक्षा होती तो कोई लिप्सा शेष रहती। राजनीतिक क्षेत्र में मैं इसे एक दैव योग मानता हूं कि शायद परमात्मा ने मेरा प्रयोग समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसी रूप में किया। हाँ, यह बात निश्चित रूप से रही है कि बालपन से ही मेरी भारतीय राजनीति को देखने की एक चेतना रही है। फलतः मैं विद्यार्थी जीवन में भी इन विषयों पर हमारी एक दृष्टि हुआ करती थी, एक चिंतन और विचार हुआ करता था। छात्र जीवन की राजनीति के बीतते ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से के संपर्क में आ गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने पर मैं नगर अध्यक्ष और जिला प्रमुख का दायित्व रहा, काम करता रहा। एक दो जो हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट है, एक दो जो विचार है, इसके प्रति मेरी आस्था स्वाभाविक थी। फलतः इस आस्था को फैलता हुआ, इस विश्वास को फैलता हुआ मैं पूरे देश में देखना चाहता था। यही एक आकांक्षा थी जो हमको राजनीतिक क्षेत्र में लेकर आई। कुछ ही दिनों बाद मुझे लगने लगा कि सेवा के अन्य उपक्रम और क्षेत्र भी, प्रकल्प भी सेवा के लिए उपयोगी हैं और उस क्षेत्र में जाकर भी सेवा किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी लगता था कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना राजनीतिक क्षेत्र में आए और प्रत्यक्ष दखलंदाजी के संभव नहीं हो पाते। फलतः इस क्षेत्र में भी आने का मन हुआ और अब तक यात्रा आप देख ही रहे हैं। सियासी सफर की शुरुआत हुई है और प्रत्यक्ष रूप से आप राजनीति में 2014 के चुनाव में आए हैं और लगातार तभी से आप भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से सक्रिय हैं और इसी कारण आपको भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन की जड़ें और गहरी हों,
जिले में, उसके लिए किस तरह की कार्य योजना बनाएंगे, किस तरह का आपका एक्शन प्लान होगा? अटल जी, मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूँ कि सन 2014 का जब लोकसभा का चुनाव आया, माननीय सांसद मेरी बड़ी बहन रिति पाठक जी चुनाव मैदान में आई और मैं प्रत्यक्ष रूप से चुनावी राजनीति में सामने दिखाई दिया। 2014 का चुनाव फतह हुआ, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, रिति पाठक जी सांसद बनी। उसके बाद संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि का कार्यभार मैं कुछ समय तक देखता रहा। उसी बीच केंद्रीय राजभाषा का समिति का सदस्य हुआ और ऊर्जा मंत्रालय का काम दिया गया। और कुछ ही दिनों बाद मैं JRUCC कमेटी, रेलवे की कमेटी का मेंबर रहा। समय समय पर जो भी काम सौंपे गए उसे मैंने निष्ठापूर्वक किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिले का उपाध्यक्ष बनाया है। मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन की केवल दो भूमिका है। एक यह कि सत्ता के कार्यों को, उसके कर्तृत्व को हमारी पार्टी जो केंद्र और प्रदेश में कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज जी के नेतृत्व में, उसके कार्य को जनता तक पहुंचाना। और दूसरा, हमारे संगठन का जो मूल विचार है, सबका साथ, सबका विकास, सबकी उन्नति और सबकी प्रगति, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारा मौलिक विचार है, जो हमारा एकात्म मानव दर्शन का विचार है, जो हमारी अंत्योदय की अवधारणा है, इसका विस्तार करना, जन जन तक पहुंचाना और जहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं उन तक भी लेकर जाना। मेरा इस बात, इन दोनों ही अपने कर्तव्यों के प्रति पूरा प्रयास रहेगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को और संगठन के मूल अंत्योदयी और एकात्म मानव दर्शन के विचार को जन जन तक लेकर के जाऊं और संगठन और सत्ता एक बेहतर समन्वय के साथ सीधी जिले के जनमानस का एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो सके। वर्तमान की जो राजनीति है, अगर हम राजनीतिक मूल्यों की बात करें तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है। जो एक स्तर था पहले, अगर हम आज 90 के दशक की बात करें, 80 के दशक की बात करें, अब वो नहीं रहा और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में सारी हदें पार कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी का जो स्तर है, राजनीतिक मूल्यों में गिरावट ना हो और हम एक सही तरीके से, न्यायिक तरीके से एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अपनी राजनीति को संचालित कर सकते हैं। आपका क्या विचार है, क्या मत? अटल जी, आपने एक बहुत गंभीर बात कही है और ये मैं मानता हूँ कि न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, अभी जब मैं याद करता हूँ अपने बीते 10-15 वर्ष का समय और उसके पहले जब अपने पूर्वजों के मुँह से समाज के नैतिक स्तर को जानता और समझता था, सुनता था, तब में और आज में मूल्यों में गिरावट आई, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाला कार्यकर्ता भी इसी समाज से आता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों की गिरावट का असर प्रति व्यक्ति, जो मोरल वैल्यूज़ में गिरावट आई, जो उसके नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, उसकी प्रतिच्छाया और उसकी परछाई का असर राजनीति में भी दिखाई दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। पर मैं मानता हूं कि यह सर्वथा परित्याज्य विषय है। राजनीतिक क्षेत्र समाज का दिग्दर्शक है, वह दिशा दिखाता है। यदि राजनीतिक क्षेत्र में गिरावट आई और ये बढ़ी तो समाज के लिए बहुत घातक होगा। अतः मेरी ऐसी धारणा है और मैं जिस राजनीतिक दल में काम करता हूं उसकी भी यह बिल्कुल एकनिष्ठ धारणा है कि किसी भी स्थिति में नैतिक मूल्यों की रक्षा के जितने भी संभव प्रयास हों। फलतः मेरी सरकार ने कोर्स में 12वीं, 11वीं, 10वीं और ग्रेजुएट और पीजी के कोर्स में भी नैतिक शिक्षा को एक विशेष महत्व देने जा रही है। हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी है, उस नई शिक्षा नीति में हम मोरल वैल्यूज़ को बहुत महत्व दे रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यदि श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करने में हम सफल नहीं हुए तो न तो हम श्रेष्ठ राजनीति में श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को जन्म दे पाएंगे और न ही विभिन्न क्षेत्रों में हम इस प्रकार के श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण कर पाएंगे। फलतः मेरी और मैं जिस राजनीतिक दल में काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, दोनों ही इस नैतिक मूल्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
भारतीय जनता पार्टी में आपको नया दायित्व मिलने के बाद पार्टी ने जब से आपके उपाध्यक्ष की घोषणा की है, तब से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हो कयास लगा रहे हैं कि आपके आने से पार्टी की जड़ें काफ़ी गहरी होंगी, जिले में नैतिक मूल्यों में सुधार होगा। आपका क्या मानना है, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? अटल जी, कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार। उनकी आत्मीयता और स्नेह ही अब तक की राजनीतिक जीवन यात्रा का संबल है। कार्यकर्ता के अंदर यह प्रसन्नता होना और यह आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। जब उनका होकर, उनके जैसा होकर, उनके बीच रहकर व्यक्ति काम करता है तो कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता या नेता को अपना मान लेता है, फलतों से प्रसन्नता होती है। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल्यपरक राजनीति का समर्थक है और मेरी जो विरासत है, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरा जो कर्तव्य पथ है, उसको देखकर भी यह आकांक्षा जनमानस में और कार्यकर्ताओं में होना बहुत स्वाभाविक है कि जो भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति सिद्धांत है, जो मूल्य है, उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ हम और हमारी पार्टी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय सब लोग मिलकर और पूरा का पूरा जनप्रतिनिधि मंडल करेगा। अतः कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता होना बहुत स्वाभाविक है। आज की जो राजनीति है बिना छल छद्म और षड्यंत्र के चलती नहीं है, लोगों का मानना है और ऐसा है भी। लेकिन आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल अलग है। ऐसी स्थिति में आप कैसे इतने बड़े टास्क को पूरा कर पाएंगे? कई बार समाज में ऐसी भ्रांत धारणाएं बनती हैं अटल जी। मैं ऐसा मानता हूं कि विगत कुछ वर्षों में राजनीति को इस गंदे कलेवर में ढक दिया गया। मैं आदरणीय मोदी जी के जब नेतृत्व को देखता हूं तो सीधा और सपाटा राजनीतिक जीवन है, कोई षड्यंत्र नहीं है। विकास और एक सनातन धर्मी व्यवस्था संपन्न हिंदुइज्म बेस्ड विचारों पर को लेकर के वे चले और उसी को लेकर के आज तक वो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी पूरी जीवन यात्रा में कोई षड्यंत्र, कोई छल, कोई छद्म हुआ। यदि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि वे स्वयं ही छल, छद्म और कंस्पायरेसी के, षड्यंत्र के शिकार होते हैं। किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए मेरी यह दृढ़ धारणा है कि जितने सरल होंगे आप, जितने आर्जव होंगे, जितने सीधे होंगे, जितना आपका सपाटा जीवन होगा, सफलता आपकी उतनी ही निकट होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो कार्यकर्ता आपको सम्मान देता है, जो आपकी प्रतिष्ठा बनती है, वो प्रतिष्ठा आपके कार्य से ही आती है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रतिष्ठा का जन्म ही कर्तृत्व की प्रतिच्छाया है। जो आप करते हैं उसी की परछाई के रूप में आपको प्रतिष्ठा मिलती है। फलता है, इससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, इससे भ्रांत धारणा मानता हूं। और कुछ मुट्ठी भर लोग और कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग जिनके विचार और ध्येय यही थे कि शायद छल, छद्म और षड्यंत्र से सब कुछ होता है, और वो किस गति को प्राप्त हो रहे हैं आपको पता ही है। तो मेरा मानना तो बहुत स्पष्ट है, सीधा, सपाटा, सुस्पष्ट। और आज की पीढ़ी तो विवेकानंद की पीढ़ी है, वो बड़ी तार्किक है, लॉजिकल वे पे बात करती है। वो आपके विचारों और आपके कार्य को सीधे जमीन पर देखना चाहती है। एक दौर था जब कोई समय रहा होगा, कुछ जगह पर कुछ चिन्हित लोगों द्वारा कोई षड्यंत्र करके कुछ पा लिया गया होगा, कहीं कुछ ऐसी स्थितियां हो तो। पर इसको मैं सार्वभौमिक और स्थापित सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, और इसका न मैं हिमायती था, न हूं और न रहूं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें सीधी जिले में और उसकी स्थिति की बात करें तो 80-90 का ऐसा दौर था जब पार्टी का झंडा लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। उस दौर में कई ऐसे नेता हुए भारतीय जनता पार्टी के जो झंडा लेकर संघर्ष किए,
कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था, पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था और एक कांग्रेस का छत्रप हुआ करता था, यानी हर जगह उनके छत्रप तैयार हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे कुछ ऐसे संघर्षशील नेता हुए जिन्होंने पार्टी की नींव डाली और आज पार्टी पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गई है। उन नेताओं का दौर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, अपने राजनीतिक कैरियर के ढलान पर हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी को आगे कंटिन्यू करने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो वास्तव में शक्ति संपन्न हो, लॉजिकल हो, है ना, प्रबुद्ध हो। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो आगे पार्टी को गतिमान कर सकें, पार्टी को उसी स्पीड में आगे ले जा सके। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैंने आपसे वक्तव्य के प्रारंभ में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शक्ति संपन्न है, विचार संपन्न है, वह विशिष्ट प्रतिभा का धनी है। यह बात अलग है कि किसी एक को चुनकर किसी काम में लगाना है, पार्टी किसी को लगा देती है। ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ आपका कि 80 के दशक में ही पार्टी अपने अस्तित्व में आती है। वो 20 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का एक संघर्ष की बड़ी यात्रा है, न केवल विंध्य में, विंध्य के बाहर भी, प्रदेश में भी और देश में भी। और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर उन तमाम संघर्षशील लोगों को विभिन्न प्रकार के दायित्वों से, पदों से नवाजा है और विकास की गंगा इस पूरे जिले में और प्रदेश में बही है। ये बात मैं जरूर मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता को अध्ययनशील होना चाहिए, इस बात के लिए कि अपनी अध्ययन, अपनी चेतना और अपनी जानकारी को जमीन पर उतार सके। यदि कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि नेता वह होता है जो सोसाइटी को लीड करता है, और सोसाइटी को लीड जो करता है उसे सोसाइटी के विभिन्न पक्षों को, समाज के विभिन्न पक्षों को थोड़ा थोड़ा अवश्य जानना चाहिए। यदि वो इन सारे विषयों को जानेगा तो समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, हमारी कल्चर के बारे में, हमारी मिट्टी की तासीर के बारे में, जनता जनार्दन की आकांक्षा क्या है इसके बारे में वो ठीक से जान पाएगा, और इसको जानकर जनता की आकांक्षा के अनुरूप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जमीन पर उसको उतार पाएगा। इसलिए मैं ये स्वयं चाहता हूँ, मानता हूँ, और मेरी इस ज़िले के युवाओं से एक गुहार भी है, निवेदन भी है कि केवल यह मानकर कि राजनीति में कुछ लोग कहीं कुछ गड़बड़ आ गए होंगे, कुछ षड्यंत्र हुए होंगे, कुछ छल हुआ होगा, इस कारण इस पवित्र क्षेत्र को हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। यह वो क्षेत्र है जहाँ लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुष रहे, ये वो क्षेत्र है जहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुष ने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, स्वामी करपात्री जी जैसे महापुरुष को रामराज्य परिषद गठित कर राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसा महापुरुष जिसके भीतर में कोई राजनीति की आकांक्षा ही नहीं थी, उन महापुरुष को राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा। सत्ता को ठुकराते हुए कश्मीर के रक्षार्थ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपने आप को बलिदान करना पड़ा। वर्तमान समय में प्रदेश के हमारे मुखिया शिवराज जी, और कौन भूल सकता है उस महनीय व्यक्तित्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि वे एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति तमाम संघर्षों को करते हुए, छल छद्म को झेलते हुए, विरोधी राजनीतिक दलों के अनायास आक्षेपों को सहते हुए यहाँ की लंबी यात्रा की और यहाँ तक आए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ठीक रास्ता पकड़कर व्यक्ति को चलते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलती है। अगर हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें जो पार्टी की तरक्की के लिए, पार्टी मजबूत हो, हमेशा रात दिन पार्टी को सींचने का काम करते हैं कि पार्टी हमारी फली फूले, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं, और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के बेहतरी के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं और उसके बाद भी उनकी उपेक्षा होती है। आज का जो दौर है, हमने देखा है कि पैरासूट लीडर, चाहे बड़े लेवल पे देखिए या छोटे लेवल पे देखिए, यानी पैरासूट लीडर पार्टी में आके और पार्टी में हावी हो जाते हैं। जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी उपेक्षा होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पार्टी का जो दायरा है
वो प्रभावित हो रहा है? अटल जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई संगठन या कोई दल जब चलता है तो दल को चलाने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती है, कुछ मुखर और प्रखर वक्ताओं और बौद्धिक लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है, आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। मैं ये बात आपसे बहुत बेबाकी के साथ कह रहा हूँ। तो कोई राजनीतिक दल एकांगी नहीं होता, उसमें एक समग्रता होती है, अतः वो सबको साथ लेकर चलता है। मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा चेतना संपन्न राजनीतिक दल है, जिसके हृदय में मातृत्व है, वात्सल्य है अपने कार्यकर्ता के प्रति। तो ठीक दूसरी ओर एक जागृत चेतना है मस्तिष्क में, दोनों बातों को दृष्टि में रखकर किस कार्यकर्ता से कब, कहाँ और कैसे काम लेना है वो लेती रही है। कई बार अपने को लग जाता है, आपने शब्द का प्रयोग किया, पैरासूट शब्द का, हवाई उड़ के आ जाने वाले नेता। कई बार हम सबको भी या किसी कार्यकर्ता को लग सकता है कि व्यक्ति जो आया वो पैरासूट के थ्रू आया है, वो उड़ कर आया है, पर कई बार हम जान नहीं पाते कि पार्टी के प्रगति में, उत्थान में, पार्टी की स्थापना में विभिन्न रूपों में इनका भी सहयोग रहा होगा। तो ऐसा कई बार किसी विषय पर कोई व्यक्ति बोल देता है, कोई कहीं से कोई बात आ जाती है, पर मेरी सी धारणा है कि एक राजनीतिक दल को चुनने के लिए विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है। फलतः विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को हम लेकर आते हैं, और जब हमारे अंदर ये समग्रता आई और हम सबको साथ लेकर चले, सबके विकास को मैंने अपना विकास माना, सबको मैंने अपना माना, तो आज हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन गए। तो मेरी दृष्टि में जो वैसा मैं समझ पाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई इस प्रकार का भाव किसी कार्यकर्ता के प्रति रख पाएगी, और दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। और मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मेधा, क्षमता, प्रतिभा के अनुरूप उससे कार्य लेती रहेगी। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उप कप्तान का दायित्व दिया है, एक महत्वपूर्ण दायित्व है। पार्टी जिले में इस तरह से संगठित हो, पार्टी के अंदर जो उथल पुथल है, हर पार्टी में गुटबाजी होती है, स्वाभाविक है गुटबाजी का होना, लेकिन गुटबाजी होते हुए भी पार्टी एक दिशा में काम करे, पार्टी की बेहतरी हो, पार्टी समृद्ध हो, पार्टी की जड़ें और गहरी हो, उस दिशा में किस तरह आप काम करेंगे, किस तरह की प्लानिंग होगी, किस दिशा में काम करना अभी बाकी है। हर कोई नहीं कह पाता कि हमारा जो पक्ष है कहाँ कमज़ोर है, तो आप किस तरह से, क्या लगता है आपको कि किस दिशा में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? युवाओं को भी साथ में लेके चलना है, वरिष्ठ भी सक्रिय हैं, उन्हें भी साथ में लेके चलना है, तो युवाओं और वरिष्ठों के बीच में सामंजस्य बना रहे और पार्टी निरंतर एक दिशा में गतिशील रहे, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या कार्य योजना है आपने कहा कि मैं पार्टी ने मुझे उप कप्तान का दायित्व दिया है। अटल जी, भारतीय जनता पार्टी ने सीधी जिले का कप्तान आदरणीय श्री इंद्र शरण सिंह चौहान जी को बनाया है। वे जिले के पालक हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी कार्य को जब करती है तो संगठन और सत्ता को एक साथ लेकर चलती है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को विशेष महत्व दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जब हम इस बात को कहते हैं कि युवाओं को महत्व दे रहे हैं, उसी के समानांतर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारे पार्टी के वय की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद की घनेरी छाया की हम लोग आकांक्षा रखते हैं। युवा कार्यकर्ता जमीन पर दौड़ता है, वो ज़्यादा दौड़ सकता है, उसके शरीर की ताकत अधिक होती है, तो उसको हम ऐसे काम देते हैं कि वह ज़मीन में खुद दौड़े और काम करे। किंतु उसको किस दिशा की ओर जाना है, क्या करना है, पार्टी के रीति नीति सिद्धांत क्या हैं, पार्टी की दिशा क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमारी नितांत आवश्यकता है। हमारे पार्टी के सयानों की, पार्टी के बुजुर्गों की, और निरंतर उनका मार्गदर्शन हम युवाओं को प्राप्त होता रहा है।
तो युवा एक तरफ जमीन में सक्रियतापूर्वक काम करेगा, तो उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी, उसकी कार्य पद्धति क्या होगी, इस बात का निर्धारण और खाका हमारे पीछे की पीढ़ी खींचती है और वो बताती है। जहाँ पर कहीं ऐसा लगता है कि हमारी दिशा ठीक नहीं है, वो रोकती और टोकती है। तो भारतीय संस्कृति में सदैव से, और भारतीय जनता पार्टी उसी की पोषक है, हम एक इकाई के रूप में समाज को नहीं देखते। हम समग्रता के साथ राजनीतिक दल को और समाज को, दोनों को देखते हैं। हमको जितनी आवश्यकता एक युवा की है, उतनी ही आवश्यकता मातृशक्ति की है, उसी के समानांतर हमें आवश्यकता बुजुर्गों की है, सयानों की है, हमारी पिताजी वाली पीढ़ी की है, हमारे ठीक पीछे की पीढ़ी की है। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि मोदी जी का प्रयोग पार्टी किस रूप में कर रही है, नड्डा जी का प्रयोग किस रूप में कर रही है, अमित शाह जी का प्रयोग किस रूप में कर रही है। तो विगत दिनों पूनम महाजन जी का प्रयोग किस रूप में कर रही थी। अभी हमने अपने जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं, किसका कब कहाँ और कैसे प्रयोग करना है, मैंने आपसे पहले भी कहा। इसलिए इस बात से निश्चिंत रहें और कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसा राजनीतिक दल है जो प्रत्येक व्यक्ति की चेतना, उसके चिंतन, उसके विचार, उसकी कार्य पद्धति से परिचित है। किस कार्यकर्ता का कब कहाँ और कैसा प्रयोग करना है, भाजपा में देखते बनता है। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अमलेश्वर चतुर्वेदी जी से हुई। अगर अमलेश्वर चतुर्वेदी जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो नितांत ही आध्यात्मिक है, लेकिन वर्तमान में वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने अपना कैरियर राजनीति को ही बनाया है। वो छात्र जीवन से ही जुझारू रहे हैं, एक अच्छे वक्ता रहे हैं, हिंदी में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है और कई बड़े बड़े राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, कई मंचों में उन्होंने नेतृत्व किया है। आगे उम्मीद है, चूँकि जिस तरह की उनकी समझ है, अभी वो युवा हैं लेकिन वरिष्ठों को और युवाओं के बीच में एक सेतु का काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि पार्टी को एक नई दिशा देंगे, पार्टी को एक गति देगी और पार्टी चेतना संपन्न भी होगी। और आपके नेतृत्व में पार्टी एक तरफ वैचारिक रूप से संपन्न होगी, उसी दूसरी तरफ पार्टी अपने विचारों को ज़मीनी स्तर में उतारने के लिए तत्पर रहेगी आपके नेतृत्व में। यही उम्मीद है। आगे भी आपके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे और इनकी हर गतिविधि आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए